चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 में सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सबसे पहले आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, कोई हम दो नॉन जीरो वेक्टर्स लेते हैं जिसको हम डिनोट कर लेते हैं ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is given by the third side of triangle in opposite order। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। ये तो आ गई इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। देखो क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन दी सेम ऑर्डर। देखो ऐसे, अगर मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसने कहा ए और बी साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लिया। अब इसका मतलब देखो क्या लिखा, टेकन इन दी सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब ये देखो दोनों का मैंने सेम ऑर्डर ले लिया, ठीक है। ये देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, दोनों का मैंने क्या ले लिया, सेम ऑर्डर, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड, और जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, इसको हम इस ऐसे रखेंगे, अपोजिट ऑर्डर बोला है ना इसने, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा। जो इसका रिजल्टेंट होगा वो बनेगा a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं इसको ए बी सी लेता हूं तो हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब ए बी हमने क्या लिया, ए वेक्टर, और बी सी लिया बी वेक्टर, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इन दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड के बराबर हो, और उसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। सेकेंड लॉ आता है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कहता है, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये कहता है अगर हमारे पास कोई दो एडजेसेंट साइड होगी, ये ए बी और बी सी, इसको हम ए वेक्टर रखते हैं और इसको भी हमने सेम ऑर्डर में रखना है, ठीक है। देखो मैंने दोनों को सेम ऑर्डर में रख दिया। जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, वो डायगोनल का इन दोनों का सम जो होगा वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इसकी स्टेटमेंट कहती है इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी are represented by the two adjacent sides of a parallelogram। ये देखो ये होती है adjacent sides, ठीक है, of a parallelogram। then इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। ये देखो
ये मैंने ले ली दो एडजेसेंट साइड, इस वेक्टर को ए कह लिया, इसको बी कह लिया, और जो इसका डायगनल होगा उसको हमने अपोजिट ऑर्डर में लेना है। ये देखो मैंने अपोजिट ऑर्डर में लिया, तो इसका डायगनल क्या होगा, ए सी वैक्टर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और ये जो ए सी होगा, ए बी देखो किसके बराबर है, ए बी है ए वेक्टर के बराबर और बी सी है बी वेक्टर के बराबर। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके बाद जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी आती है कि ये कॉमोडेटिव होता है। कॉमोडेटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको कहेंगे हम कॉमोडेटिव। नेक्स्ट ये एसोसिएटिव भी होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको कहते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ए वेक्टर में क्या ऐड करें कि ए आ जाए, तो हम कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये जो जीरो होता है इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है इनवर्स। इनवर्स मतलब कि ए में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि जीरो वेक्टर आ जाए, वो वेक्टर कौन सा होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसका मतलब हो गया, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो हमने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मतलब कांस्टेंट। तो जैसे देखो, अगर ये कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, अगर मैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने मान लो स्केलर हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वेक्टर डबल हो जाएगा, है ना, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, ये इतना हो जाएगा। इसी तरह अगर ये वेक्टर ए है, इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वेक्टर इसका हाफ हो जाएगा, है ना। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखो ये एक 3D प्लेन लेते हैं, x y z, और ये ले लेते हैं हम o, और ये एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था ना, तो ये मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया OP, ठीक है। अब देखो जो ये जो x होता है ना, x के साथ हम बोलते हैं इसको I, y में इसको लेते हैं J, और z में इसको लेते हैं K, ठीक है। अब हमें क्या करना है, OP डिफाइन करना है। देखो OP क्या डिफाइंड होगा, OP बनेगा xi, x के साथ वाले को हम रखेंगे xi, y के साथ वाले को yj, और प्लस z के साथ वाले को zk। ये बन गया हमारा, इसको स्मॉल z करना, इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मतलब एक वेक्टर को i j k में कैसे डिफाइन करते हैं, उसको इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड किसका, OP का। देखो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे डिफाइंड होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरफ आपने मॉडुलस लगा देना है, और इसके लिए क्या करना है, अंडर रूट डालना है, इन सबका स्क्वायर करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यूनिट वेक्टर। अब आप सोचोगे यूनिट वेक्टर तो हमने पढ़ा हुआ है, वो तो ठीक है, यूनिट वेक्टर में देखो क्या होता है। यूनिट वेक्टर ये तो आप सबको पता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं ए कैप से।
किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स आई वाई जे जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड ये है, वो हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। देखो इसमें क्या करेंगे, एक 3D प्लेन ले लेते हैं x y z और इसको O रख लेते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स हैं तो मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं P ले रहा हूँ, x1 y1 z1 इसका नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे Q रख रहा हूँ। तो इस पॉइंट को ले रहा हूँ x2 y2 z2। ठीक है, अब टॉपिक क्या है, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो इन दोनों को ज्वाइन करो और हमें क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, इस वाले को और इस वाले को मैं सेम ऑर्डर में रख रहा हूँ। देखो दोनों का ऑर्डर मैंने सेम रख लिया, और इस थर्ड साइड का अपोजिट ऑर्डर रख रहा हूँ। तो हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है कि जो थर्ड साइड का अपोजिट ऑर्डर है ओ क्यू, वो हो जाएगा दोनों सेम ऑर्डर का सम, वो हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू। यही कहता है ना ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। अब हमें निकालना है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ पी को इधर ले आओ, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये पॉइंट है 0 0 0। ठीक है, अब हमें निकालना है ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर मैंने अभी आपको ये इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें मैंने ओ क्यू वेक्टर कैसे सिखाया था। उसमें क्या लिखते थे, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, माइनस, और ओ पी वेक्टर को देखो हम कैसे लिखेंगे, x1i y1j z1k। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बनेगा x2i y2j प्लस z2k, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये बनेगा माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k, यही बनेगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है i, तो ब्रैकेट में बचेगा x2 माइनस x1, और ये था y2। इन दोनों में j कॉमन है तो यहाँ बचेगा y2 माइनस y1। ठीक है, मैंने इस वाले में और इस वाले में कॉमन निकाला। नेक्स्ट ये और ये दोनों में k कॉमन, तो क्या बचेगा z2 माइनस z1 और k। ठीक है, अगर आप देखो, अगर हमें वैसे पी क्यू निकालना हो, अब आगे जब हम एक्सरसाइज में करेंगे ना, वहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो अगर ये P दिया, ये क्यू दिया, तो देखो पी क्यू निकालने के लिए क्या करना है, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k। ठीक है, अब हम इसको आगे डायरेक्टली निकालेंगे। अच्छा, अगर हमें पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना हो, पी क्यू का क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड, तो देखो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा हमारा पी क्यू का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो वेक्टर्स में कैसे निकालेंगे, ये मान लो x है, ये y, ये z। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, इस पॉइंट को हम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं a वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, a वेक्टर। इसी तरह हम यहाँ पे Q लेते हैं पॉइंट, और इसको बोलते हैं b वेक्टर। ठीक है, ये मान लो ऐसे, समझे यहाँ तक। नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, इसको रखते हैं r, क्या रखते हैं, r वेक्टर। ठीक है, अब हमें
हमें निकालना है ओ आर वेक्टर। क्या निकालना है? ओ आर। ठीक है, देखो इस वाले को ना मैं एन रख रहा हूँ, ये एन रख रहा हूँ और ये एम रख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एन रख दिया, क्यू आर को एन ले लिया और आर पी को मैंने एम ले लिया। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। पहला केस ले रहा हूं इंटरनली। इंटरनली मतलब ये जो पी क्यू के बीच में मैंने आर रखा हुआ है, ठीक है, अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट केस लूंगा कि आर को बाहर रखूंगा, ठीक है, तभी इसको इंटरनली बोला। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये हो गया इंटरनली का फॉर्मूला। इसके बाद यही अब हम नेक्स्ट लेते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में देखो क्या करेंगे, यही सेम फिगर बनाएंगे फिर से। इस बार मैं आर को बाहर रखूंगा। ठीक है, ये मान लो ओ क्यू पी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और आर को देखो मैं बाहर रख रहा हूं। ठीक है, इस केस में ये पूरा एम हो जाएगा और ये आर क्यू हो जाएगा एन। तो यहां पे फॉर्मूला हमने क्या याद रखना है, ओ आर इक्वल टू, जब एक्सटर्नली का केस होगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ये आपको एक्सटर्नली के केस के लिए याद रखना है। ठीक है, और लास्ट आता है मिड पॉइंट। देखो अगर हमें अब क्या निकालना है नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ, मान लो मैं पहले बना देता हूं फिगर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इस पॉइंट को रख लेते हैं पी, या इसको कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ए बी रखो, और इसको रखते हैं आर। आर इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ आर, जिसको हम ओ आर भी लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली के लिए ये, एक्सटर्नली के लिए ये, और मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे टॉपिक खत्म। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया। हमें इन तीनों का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड ए का कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लिखना है आपको और इनके कोफिशिएंट का स्केयर करना है। यहां पे आई का कोफिशिएंट है 1, स्केयर करते जाना है। जे का कोफिशिएंट है 1, उसका स्केयर करना है, और के का कोफिशिएंट है 1। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बी का निकालेंगे। बी का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा, इसका स्केयर करना है, ये 2 का स्केयर, जे का कोफिशिएंट -7 और के का कोफिशिएंट -3। ठीक है, ये कितना बनेगा, 4 49 प्लस 9। तो कितना हो जाता है ये, 49 प्लस 4 53, 53 प्लस 9 62। ठीक है, 63, 49 प्लस 4 62, सॉरी। अब ऐसे ही सी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, इनके कोफिशिएंट का स्केयर करना है, 1/√3 का स्केयर, फिर यहां पे भी 1/√3 का स्केयर, और यहां पे -1/√3 का स्केयर। तो इसका स्केयर करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा। एलसीएम देखो तीनों का सेम है, तो ऊपर भी सेम आएगा, 1 + 1 + 1 3, तो ये कैंसिल, तो √1 1 होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें 2 वेक्टर अलग अलग लिखने हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। जैसे मान लो कुछ भी ले सकते हैं, i + j + k, ये ले लिया। ठीक है, और b वेक्टर ले लो, i - j - k। देखो दोनों वेक्टर अलग अलग है ना,
ये दोनों प्लस है और ये माइनस माइनस है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम आता है। इसका कोफिशिएंट है i का 1, j का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट 1। आप इसको सॉल्व करना, √3 आ जाएगा। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड निकालो। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका -1 और इसका -1। ये देखो ये भी √3 आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसी एग्जांपल दे दी डिफरेंट वेक्टर्स की, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें 2 वेक्टर्स लिखने हैं, उनकी डायरेक्शन लेकिन सेम होनी चाहिए। तो एक ये ले लो, ए वेक्टर को लेंगे तो ए वेक्टर को ले लेते हैं हम i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और बी वेक्टर को ले लेते हैं हम 4i 4j 4k। देखो दोनों वेक्टर मैंने डिफरेंट ले लिए, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी दोनों की सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y निकालना है सो डैट द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। हमें ये दोनों वेक्टर इक्वल दिए हुए हैं, हमें x y निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो मैंने दोनों को इक्वल में रख दिया। अब आप क्या करो, i वाले को i से कंपेयर करो, तो x कितना हो जाएगा 2, और j वाले को j से कंपेयर करो तो y हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। तो देखो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को a ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट को, और b को ले लेते हैं -5 7। अब हम सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ये ए वेक्टर, ये ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और ये, ठीक है। अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करते हैं। तो -5 और 2 ये माइनस करेंगे, -5 -2, इसके साथ आपने रखना है i, फिर 7 -1 इसके साथ रखना है आपने j। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा -7i + 6j, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, स्केलर कंपोनेंट। देखो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा इसका, स्केलर कंपोनेंट का मतलब जो बिना i और j के हो, तो r, वो आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट लिख देना है। i का कोफिशिएंट -7 और j का 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें पूछा है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या रखना है, उसमें i और j इसके साथ रख देने हैं, क्या होंगे वो, -7i एंड 6j। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, फाइंड दी सम ऑफ दी वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया, हमें इन तीनों का क्या करना है, सम निकालना है। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख रहा हूँ i -2j + k, फिर यहाँ पे b की -2i + 4j + 5k, और यहाँ पे c की। अब आप क्या करो, i वाले को i के साथ ऐड, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। देखो कैसे, पहले i वाले देखो कहाँ पे है, ये और ये, i + i 2i में से 2i गए तो ये बचेगा 0i। नेक्स्ट j वाले, ये और ये, -2j और +4j, कितना बचेगा, 2j -6j -4j। अब k वाले, ये और ये, k + 5k 6k में से 7k गए -k। तो आप ये 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए
ए दिया हुआ है हमारे पास आई प्लस जे प्लस 2 के, ठीक है। अब मैंने आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी ना, क्या बताई थी, इसको ए कैप से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट है 1, जे का कोफिशिएंट है 1 और के का कोफिशिएंट देखो कितना है 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए कैप में ये वैल्यूज डाल दो। ए वेक्टर की वैल्यू देखो क्या, आई प्लस जे प्लस 2 के, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू √6। अब आप इसको अलग अलग करके लिख दो तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ 1/√6 आई 1/√6 जे प्लस 2/√6 के, यहाँ पे ना मैंने 1 रख लिया तो इस फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 और 4 5 6। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू। देखो कैसे, ये P है और ये Q है, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं पी क्यू। पी क्यू कैसे निकालते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो 4 - 1, देखो इसको इससे माइनस किया, 4 - 1 3, आपने आई लिख देना साथ में, ठीक है। 5 - 2, 5 - 2 3, तो आपने लिख देना जे, ठीक है। इसी तरह 6 - 3 3 के, ठीक है। अब हमें निकालना है पी क्यू का यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उसका मैग्नीट्यूड। इसको देखो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 9 + 9 + 9, वो हो गया 27। 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3, 9 का √3 और 3 का √3। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर किसका, पी क्यू का, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। वो क्या बनेगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, यही बनेगा ना। अब आप यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू डालो, वो ये रही 3i + 3j + 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू की वैल्यू वो है 3√3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 3i अपॉन 3√3, यहाँ पे 3j अपॉन 3√3, 3k अपॉन 3√3। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, ये आएगा 1/3, और ये सॉरी मैंने ना √3 काट दिया, मेरे को 3 काटना था, 1/√3 आई, फिर ये और ये कैंसिल, 1/√3 जे, ये और ये कैंसिल, 1/√3 के। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, फॉर गिवन वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ये देखो, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करते हैं। आई वाले को आई के साथ करो, 2i में से आई गे, कितना बचता है, आई माइनस जे में से जे गे, ओ सॉरी माइनस जे, हाँ माइनस जे प्लस जे, वो 0j हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2k माइनस के, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। चलो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं।
यहाँ पे देखो i का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है ना, j का कोफिशिएंट 0 और इसी तरह k का कोफिशिएंट 1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 √2। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, वो बनेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दिया हुआ i, अब ये 0j नहीं लिखूंगा मैं, वो 0 ही हो जाएगा, प्लस k अपॉन √a, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b है √2। इसको अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये बनेगा 1/√2i 1/√2k। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब आ जाओ 10th पे। नेक्स्ट क्या रहा है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। देखो क्या करना है, ये जो हमारे पास वेक्टर दिया ना, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इस वेक्टर को a ले लो, 5i - j + 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 + 26 प्लस ये हो गया 30। ठीक है, अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, a कैप से। वो हो जाएगा a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। a वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 5i - j + 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू √30। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, और ये आ जाएगा 1/√30 j और इसको इसके नीचे 2/√30 k। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को, तो ये बनेगा 8a कैप। तो आपने क्या करना है, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये रख रहा हूँ 5/√30 - 1/√30 j + 2/√30 k। करो मल्टीप्लाई 8 से, 8 5 = 40, 40√3i, यहाँ पे i भी था, फिर इसको इससे -8/√30 j और इसको इससे 8 2 = 16 √30 k। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो दैट दी वेक्टर्स 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या शो करना है, कोलिनियर। तो मैं इस वेक्टर को a लिखता हूं। ठीक है, अब हम ना इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो ऑफ a वेक्टर r, देखो क्या होगी, 2 -3 और 4। ठीक है, इसी तरह b वेक्टर, इसको b ले लो, -4i + 6j - 8k। अब इसकी डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ b वेक्टर इक्वल टू r क्या होगी, -4 6 - 8। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, 2/-4 -3/6 4/-8। अब चेक करो ये तीनों बराबर है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 1/2 और माइनस ऊपर आ जाएगा। 3 को 6 से डिवाइड करो, ये भी आ जाएगा 1/2, और 4 को 8 से डिवाइड करो, ये भी आएगा -1/2। तो देखो तीनों रेशियो क्या है, बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे, इसके बाद ना आप यहां लिखना। ठीक है, तो हेंस पहले यहां लिखना है, सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। क्या लिखना है, आर प्रोपोर्शनल। तो हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर।
ये मैंने ARE लिखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस, ठीक है। हमें निकालनी है इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को A ले लो, डायरेक्शन रेशियोज निकालो A वेक्टर की, क्या होगी 1 1 2 और 3, यही होगी ना। I का कोफिशिएंट यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा 1i 2j 3k, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 3, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते हैं, LMN से। ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाया है ना, तो देखो कैसे निकालना है, L निकालेंगे, M निकालेंगे और N निकालेंगे, वो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1 अपॉन इन सबका स्केयर करना है रूट के अंदर, ठीक है। ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसको सॉल्व करो, 3 का स्केयर 9, पहले 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, ये आ जाएगा 1/14। इसी तरह अब m, ये बनेगा 2 अपॉन, इसमें भी आपने यही करना है 1, पहले मैंने 1 लिखा था, अब लिखूंगा 2 और फिर इन सबका स्केयर, ये भी यही सेम आ जाएगा 2 अपॉन √14। तो अब n के केस में क्या करना है, 3 अपॉन इन सबका स्केयर, 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर, ये भी आ जाएगा 3 अपॉन √14। तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आ गई, इसको इस नोटेशन से डिनोट करते हैं 1/√14 1/√14 और 1/√14। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमें फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस किसकी निकालनी है, AB वेक्टर की। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे। ये मान लो इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, AB वेक्टर। तो कैसे करते हैं AB वेक्टर को, इनिशियल माइनस टर्मिनल, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे, -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा I लिख देना साथ में, फिर -2 और 2 दोनों को माइनस करना है, -2 -2 -4j, फिर इसको इससे 1 माइनस करना है, तो ये प्लस हो जाएगा 1 + 3 4k, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इसकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB वेक्टर R क्या है, -2 -4 4। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, सेम वैसे ही L = -2 अपॉन इनका स्केयर करना है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं, 6, ये होगा 4 16 और ये भी 4 का स्केयर है, 16 + 16 32, 32 अपॉन 4 36, तो ये आ गया 2/6, वो हो गया 1/3 -1/3, ठीक है। अब ऐसी m निकालो, m में रखना है ऊपर -4 और नीचे तो सेम यही। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा रूट वाले को, ये डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, ये 6 आ जाएगा, तो ये बन गया 2/3। अब n निकालो, n में 4 ऊपर रखना है और नीचे सेम, तो ये बन जाएगा 4/6, तो ये भी हो गया 2/3, ठीक है। तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई, -1/3 -2/3 और 2/3। ये हो गया 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शो डैट द वेक्टर I + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY OZ। देखो इसका मतलब है, अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा हो 10.1 में, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन समझाई थी, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, ये मैंने एक 3D प्लेन ले लिया XYZ
और ये P ले लिया, ठीक है, ये OP हो गया पोजीशन वेक्टर। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि x के साथ वाले को एंगल अल्फ़ा लेते हैं, y के साथ वाले को बीटा और z के साथ वाले को गामा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों बराबर होने चाहिए। अगर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी तो वो प्रूफ हो जाएगा ये इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वेक्टर को ए वेक्टर लेते हैं, ठीक है। इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर वो क्या होगी? देखो यहाँ पे 1 1 लिख सकते हैं ना, 1 1 वो हो जाएगी 1 1 1। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। L इक्वल टू, ये देखो डायरेक्शन कोसाइंस को ना हम कॉस अल्फ़ा भी लिखते हैं, अगर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। डायरेक्शन कोसाइंस को क्या लिखते हैं? कॉस अल्फ़ा भी लिखते हैं। तो क्या करना है आपने? 1 अपॉन, जैसे हमने अभी सारे क्वेश्चन किए ना वैसे ही निकाल रहा हूँ मैं, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। इसी तरह m होता है कॉस बीटा, तो उसमें आपने ये वाला 1 लेना है। अब 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर करना है, तो ये भी हो जाएगा 1/√3। इसी तरह अब n वो होता है कॉस गामा, तो इस केस में आपने 1 ये वाला लेना है, तो ये भी हो जाएगा 1/√3। देखो ये तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, है ना, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो ये तीनों इक्वल हो गए। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हेंस आपने लिखना है दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब इतनी सी लाइन यहाँ से देखकर यहाँ तक लिख लेना यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का प्रूफ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vector are this and this respectively in the ratio 2:1 internally externally। अब मैंने अभी आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बीच में टॉपिक में आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था ना, तो वही करना है हमने। देखो ये जो P पॉइंट है ना, हम इसको A वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले Q पॉइंट को हम B वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। और इसको M मान लेते हैं और इसको N, M है 2 और N है 1, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया इंटरनली। इंटरनली का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था? पहले तो आप हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R, तो आपने उसको ऐसे डिनोट करना है OR वेक्टर, ठीक है। उसका फॉर्मूला मैंने लिखा था m वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, लिखा था ना ये। तो ये वैल्यूज आप इसमें डालो। सबसे पहले m की वैल्यू, m देखो क्या, 2, B वेक्टर -i प्लस j प्लस k, फिर n वेक्टर कितना है 1, और a वेक्टर i प्लस 2j माइनस k अपॉन m प्लस n, m हो गया 2 प्लस 1, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2i प्लस 2j प्लस 2k, और ये ना i था ना, मैंने गलती से 1 सेकंड, ये i था, और इसको सेम लिख दो 1 से मल्टीप्लाई करके, अपॉन 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब देखो -2i और i कितना बचेगा, -1i, 2j और 2j 4j, k माइनस k, 1 सेकेंड, ये 2k आएगा ना यहाँ पे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ था ना, 2k माइनस k। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, ये 3 जो है अब इसको अलग अलग कर दो, ये 3 इसके नीचे, फिर ये 3 इसके नीचे, और ये 3 इसके नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम, ये तो गया एक पार्ट। अब हम आ जाओ दूसरा पार्ट। क्या था इसका? दूसरा पार्ट था एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली का क्या फॉर्मूला होता है? सेम फॉर्मूला होता है, बस यहां पे माइनस होता है।
एम बी माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू डालो, m कितना है 2, b वेक्टर यही सेम लिखना, मैं यही सेम उतारने लगा हूँ, बस यहाँ पे माइनस कर दूंगा दोनों जगह, माइनस आई प्लस जे प्लस के, फिर यहाँ पे माइनस n देखो 1 है, यही सेम लिखना, i प्लस 2j माइनस के अपॉन m माइनस n, वो हो जाएगा 2 माइनस 1। बस आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस के अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। अब आई वालों को देखो, आई वाला कौन सा है, ये और ये, माइनस 2i और माइनस आई कितना हो गया 3i, ठीक है। फिर 2j वाला देखो कौन सा है, ये 2j और ये 2j कैंसिल, k वाला 2k प्लस k, ये हो गया 3k, और यहाँ पे ठीक करना 2 माइनस 1 1 होता है, मैंने माइनस 1 लिख दिया तो अपॉन 1, तो आंसर आ गया हमारा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। अब हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो इस पोजीशन वेक्टर को ना मैं R से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेक्टर, इसको A मान लो और इसको B मान लो, इसको मैं लिख रहा हूँ A, तो इसके साथ i j के भी लगा दूंगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इस Q को मैं लिख रहा हूँ B वेक्टर, ये हो जाएगा 4i प्लस 1j, वो j हो जाएगा माइनस 2k, ठीक है। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट किसका, OR का, मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R, जिसको हम डिनोट करेंगे OR से। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। अब ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दोनों को ऐड करो, 2i प्लस 4i 6j और 6i, 3j प्लस j 4j, 4k माइनस 2k अपॉन 2। अब इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो ये बचेगा 3i प्लस 2j प्लस k, ये 2 कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया, बोलता है शो डैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर ये ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर ये, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें शो करना है कि ये ट्राइंगल कौन सी होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कैसे करेंगे, ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, तो मैं इस ए वेक्टर को ना 3 माइनस 4 और माइनस 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, उसको मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस 1 1, ठीक है। इसी तरह सी वेक्टर को सी देखो क्या, सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, उसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम पीजीटी से प्रूफ करेंगे। किससे प्रूफ करेंगे, पीजीटी से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं ए बी वेक्टर। अब और ये याद रखना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। अब ए बी कैसे मिलता है, ए बी मिलता है टर्मिनल माइनस इनिशियल। कैसे मिलेगा, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है ना। तो 2 माइनस 3, या आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिखना है तो लिख सकते हो, टर्मिनल है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर, ठीक है।
तो b माइनस ए, ये देखो b ये है, a ये है, तो b को a से माइनस करो, 2i में से i गए माइनस आई, माइनस j में से ये प्लस हो जाएगा, माइनस j प्लस 4j, तो ये हो जाएगा 3j, फिर k में से 4k गए, ये हो जाएगा 5k। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, k प्लस 4k, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। वो कैसे निकलता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर करना है, फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 10 प्लस 25 20, ये हो गया 35। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद हम निकालेंगे ए बी, निकाल दिया। अब हम निकालेंगे ए सी या सी ए, कुछ भी लिख सकते हो, सी ए लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो सी ए में हमने क्या करना है, ये है सी ए, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया टर्मिनल, है ना। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करना है, मतलब ए माइनस सी। अब ए को सी से माइनस करना है, तो ए देखो क्या हमारा, ये ए है ये सी है, इन दोनों को माइनस करो, 3i में से i गए 2i, माइनस 4j में से ये प्लस हो जाएगा, माइनस 4j प्लस 3j माइनस j, माइनस 4k और ये प्लस हो जाएगा प्लस k। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, सी ए का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका। ये बेसिकली ना पीजीटी यूज़ कर रहा हूँ, पीजीटी होती है ना हमारे पास, ए बी का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होती है ना ये। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल रहा हूँ जिससे मैं पीजीटी प्रूफ कर पाऊँ। ये हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 6, तो ये आ गया अंडर रूट 6। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं बी सी। यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, बी सी, बी सी देखो क्या होगा, यहाँ पे सी जो है ये देखो, ये इनिशियल ये टर्मिनल, तो सी माइनस बी, क्या करना है सी को बी से माइनस करना है। तो देखो सी ये है और बी ये है, इन दोनों को करो माइनस, आई माइनस 2i माइनस आई, माइनस 3j प्लस j माइनस 2j, फिर माइनस 5k ये हो जाएगा माइनस 6k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका स्क्वायर करो, माइनस 1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 4 प्लस 36, ये हो जाएगा रूट 41। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड का, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। अगर वो बराबर आ गया बी सी के स्क्वायर के बराबर तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसको मैग्नीट्यूड में रखो। अब देखो ए बी क्या है, ए बी है रूट 35 और सी ए क्या है रूट 6, ये हो गया 35 प्लस 6 हो गया 41 और 41। अच्छा, इसको ना मैं ऐसा लिख देता हूँ, रूट 41 का स्क्वायर चलेगा ना ये। और रूट 41 देखो किसके बराबर है, बी सी के। तो देखो मैंने यहाँ पे पीजीटी प्रूफ कर दी, ये कर दिया ना बी सी के स्क्वायर के बराबर। तो हेंस ट्राइंगल इज राइट एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब हमारे पास 4 पार्ट दिए हुए हैं और हमने देखना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ना ये ट्राइंगल दिया है, हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो जिनका सेम ऑर्डर होगा उन दोनों का सम थर्ड साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यही बताया था। अब देखो ए सी को इधर ले आओ,
ये मैं ए सी को इधर ले आया। अब देखो इनमें से कोई ऑप्शन है ऐसा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, इसका मतलब सेकेंड वाला ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी को ना, ए सी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ए सी को मैं सी ए लिख रहा हूँ। जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करती हो ना तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस पहले का था, ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें से देखो कौन सा है ऑप्शन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो ये है, सेकेंड वाला भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ए बी, अभी फिलहाल मैं यही लिख रहा हूँ, अभी तक पहले दो ट्रू हो गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बी सी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बी सी की डायरेक्शन चेंज करूँगा ये उल्टा हो जाएगा, मतलब मैंने बी सी की डायरेक्शन चेंज की तो ये सी ए बन गया। अब देखो इनमें से कौन सा है वो, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, ये देखो ये भी ट्रू हो गया। अगर आप थर्ड वाला देखो, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो हमने सी वाले को, सी जो है वो फॉल्स है, उसको टिक कर लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन है सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। अब मैंने आपको पहले ही 10.1 में कोलिनियर वेक्टर्स बताए थे ना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो पैरेलल वेक्टर हो, क्या हो, पैरेलल वेक्टर, जैसे ये, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, डायरेक्शन इनकी उल्टी भी हो सकती है, ठीक है। ये होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो ज़रूरी नहीं है बराबर हो। देखो अगर मान लो इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 2 है तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। ये हमें ये नहीं देखना कि मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं है, बस पैरेलल होने चाहिए, चाहे डायरेक्शन कहीं भी हो, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। देखो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो ना तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लैम्डा बी या बी इक्वल टू लैम्डा ए, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हम 10.4 और मिसलेनियस में यूज़ करेंगे, ये मिसलेनियस में यूज़ होगा वैसे ये। तो याद रखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ए इक्वल टू लैम्डा बी या बी इक्वल टू लैम्डा ए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं। तो देखो अगर कहता है कोलिनियर वेक्टर है, पहला पार्ट है बी इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा, तो ये तो ट्रू हो गया है ना, ये तो मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट है ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्या ए इक्वल टू प्लस माइनस बी हो सकता है? ए वेक्टर देखो लैम्डा तो ये है ना, ये मैंने लिखा ना ए इक्वल टू लैम्डा बी। अब लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, क्योंकि लैम्डा तो स्केलर है, लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो लैम्डा प्लस -1 भी हो सकता है, तो ये भी ट्रू हो गया, मतलब ये वाला भी ट्रू हो गया, पहला भी ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट, द रिस्पेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको ना क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था, वहाँ पे उसने पूछा था कि शो डैट दी वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कराया था ना। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो वेक्टर कोलिनियर हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो है प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। अब लास्ट, मतलब पहले 3 तो करेक्ट है, अब चौथा वाला देखते हैं क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। बोथ दी वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये कहता है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम होगी लेकिन उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी लेंथ 2 है और इसकी भी लेंथ 2 है ना 2, तो इसका मतलब ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स। तो इसका ऑप्शन है डी, तो आप डी वाले को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा कंप्लीट।